नमस्कार, अगर लाइव देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ रामेश योगी। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में निर्वाचन संपन्न हो चुके हैं और आचार संहिता खत्म होने के साथ एक बड़ी बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को यहां मिली है। और वो जीत इस प्रकार से रही कि पूरे भारत में ये कहें दोबारा फिर से मोदी लहर देखने को मिली। तीनों राज्यों में कहीं ना कहीं बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। मध्य प्रदेश में 161 सीटों के साथ, और वही राजस्थान की बात करें तो बहुमत के आंकड़े से भी ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आंकड़े निकाले। छत्तीसगढ़ में भी सरकार बनाने की ओर भारतीय जनता पार्टी, तीनों राज्यों में, हिंदी राज्यों में ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी को एक बम्पर जीत यहाँ पर मिली। लेकिन इस जीत का सबसे बड़ा दायित्व ये कहें कि इस बार जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा गया तो कहीं ना कहीं चुनाव जो था वो नरेंद्र मोदी के चेहरे पर था। इस बार नारा भी दिया गया था बीजेपी की ओर से कि एमपी के मन में मोदी। तो कहीं ना कहीं चुनाव की जो नतीजा आए तो वो कहीं ना कहीं ये आए कि मोदी की लहर में ही ये सीटें इतनी दोबारा आ पाई, क्योंकि ऐसे आंकड़े 2003 में आए थे। इसके बाद ही आंकड़े आए। हमारे साथ बात करने के लिए मेरे इनपुट हेड और मेरे साथी दारा सिंह जी आ रहे हैं। दारा सिंह जी, इस प्रकार से आंकड़े ये कहें कि विचार किसी ने भी नहीं किया होगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी नहीं किया होगा, कितने आंकड़े कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मध्य प्रदेश में इतने आंकड़ों के साथ बना लेगी। देखिए रामेश्वर जी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस जहां कह रही थी कि हम करीब करीब 130 सीटें मध्य प्रदेश में ला रहे हैं, ये चुनाव से पहले की बातें कह रही थी कि आ रहे वोटिंग के बाद की बात आ रही थी कि हम 130 सीटें ला रहे हैं। लेकिन जो आंकड़ा है कहीं चौंकाने वाले आंकड़ा है। मतलब जहां उम्मीद नहीं थी, बीजेपी को उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी सीटें लाएंगे, जितनी सीटें लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं लग रहा है कि लाडली बहना योजना जो है मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान की जो योजना है ये कारगर सिद्ध हुई है और इसी से ये परिणाम चौंकाने वाले आए हैं। और जो महिला मोर्चा जो है प्रदेश की कहते हैं, हम जिले की कहते हैं, गांव की कहते हैं, इन्होंने जो कार्य किया है, महिला मोर्चा ने जो कार्य किया है, वाकई में ये गांव क्षेत्रों में जा जाकर इस योजना का प्रचार इन्होंने किया है। महिलाओं को बताया है कि ये योजना आगे जाके इसका लाभ, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट देखने को मिला है कि बीजेपी को मतलब इस जो वोट प्रतिशत बढ़ा है महिलाओं का, इसी के कारण बढ़ा है कि आज जो सरकार बनी है कहीं बदौलत जो है महिलाओं की है। देखिए, सबसे बड़ी बात करें मालवा जो क्षेत्र है उसकी एक बड़ी बात होती है। और मालवा क्षेत्र में यदि अगर उज्जैन संभाग जो सबसे मुख्य मालवा क्षेत्र आता है, और यहाँ पर हम बात करें 29 सीटें टोटल है और 34 सीटें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में कब्जा ली। यानी कि ये कहें 2 सीट पर ही सिर्फ कांग्रेस यहाँ पर जो है अपनी वहाँ पर एक 3 सीटों, माफ़ कीजिएगा, 3 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस अपनी जो है सीट है वो मतलब ये कहीं बरकरार रख पाई। लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े आंकड़े को जो छूना था मालवा के अंदर, वो उस पर साबित हुई। तो मालवा में भी कहीं ना कहीं लाडली बहना का जादू चला। लाडली बहना का जादू चला है। हम उज्जैन संभाग की बात करेंगे तो पूरे उज्जैन संभाग में कहीं ना कहीं सेलाना जो सीट है वो निर्दलीय के खाते में गई हुई है। सेलाना सीट जो है उज्जैन में ये है। बाकी आप शाजापुर ले लें, राजगढ़ ले लें, पास में देवास ले लें, ये कहीं ना कहीं वहाँ एक भी विधायक कांग्रेस का जीत कर नहीं आया है। शाजापुर की हम बात करें तो दिग्गज नेता जो हुकुम सिंह कराड़ा हैं वो भी बहुत ही कम वोटों से वहाँ हारे हुए हैं, ठीक है। और आगर ज़िले की हम बात करेंगे, यहाँ तो जो लग रहा था कांग्रेस को कि कम से कम 5-7 हज़ार वोटों से जो जीत पाएंगे, लेकिन मधु जो गहलोत जो हैं बीजेपी से जो वर्तमान विधायक बने हैं, इनकी जो जीत हुई है वो आश्चर्यचकित जीत हुई। मतलब करीब जो वोट का था इनका, वो जो 5-7 हज़ार का था वो आंकड़ा पार करते हुए 12-13 हज़ार पे ले गए हैं। और हम सुसनेर विधानसभा की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पे भी कांग्रेस की हवा पहले से चल रही थी। लेकिन जो योजना है लाडली बहना योजना, वहाँ कारगर सिद्ध नहीं हो पाई, हम ऐसा कह सकते हैं। लेकिन शिवराज जी की जो छवि है और नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री की छवि है, ये मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बेनिफिट का फ़ायदा हुआ है। देखिए, बिल्कुल हुआ है। और इसके अगर आंकड़े की बात करें तो हम 29 सीटों में से जो 24 सीटें यानी 5 सीटें जो अन्य दलों को गई, उसमें से 4 सीटें कांग्रेस की थी और 1 सीट निर्दलीय जो सेलाना से जो सीट है उसको भारतीय आदिवासी पार्टी की ओर से जो थे वो चुनाव लड़े। और उन्होंने एक गरीब परिवार से आकर निर्दलीय के तौर पर खड़े हुए मैदान में, और उन्हें भारतीय आदिवासी की ओर से पार्टी की ओर से अपना कैंडिडेट बनाया गया था और वो अच्छे मतों से उन्होंने वहाँ पर रिकॉर्ड तो जीत जो है वो दर्ज की। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो कई नामी चेहरे ऐसे भी रहे जो कांग्रेस के, जो इस बार हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा। यदि हम इंदौर की बात करें तो जीतू पटवारी बड़े नेता, इन्होंने हार का मुंह उन्हें देखना पड़ा। संजय शुक्ला बड़े नेता थे, उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। और कहीं ना कहीं सज्जन सिंह वर्मा जो क्षेत्र के गद्दावर नेता माने जाते हैं, उन्हें भी कहीं ना कहीं हार का मुंह देखने को पड़ा। और विपिन वानखेड़े तो एनएसयूआई के पद से सही उन्हें भी हार का मुंह देखने को पड़ा। लेकिन
सबसे बड़ी बात इस बार ये रही कि वो बड़े चेहरे जो कहीं ना कहीं दावा भरते थे कि इस बार ये सीट हमारी रहने वाली है, इसमें चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, बीजेपी की ओर से नरोत्तम मिश्रा भी हारे जो गृह मंत्री थे, लेकिन इन सब बड़े चेहरों को हारना कहीं ना कहीं जनता भी अब ये दर्शा रही है कि लोकतंत्र जो है वो इस बार हावी हो चुका है और आपको कहीं ना कहीं जनता के बीच में रहना पड़ेगा, तभी आप चुनाव जीत पाओगे। देखिए रामेश्वर जी, ये जो तैयारी थी कांग्रेस की, कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि ये जो तैयारी कांग्रेस की जो थी ज़मीनी स्तर पर कहीं कमज़ोर दिखाई दी है ना। और जो बीजेपी की जो तैयारी है ये लोकसभा को लेकर इन्होंने तैयारी की है कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसी को लेकर ये तैयारी की, और इसी का परिणाम है कि आज इतनी सीटें लेकर बीजेपी आई है और पूर्ण बहुमत में होने के बाद सरकार बना रही है। बात करेंगे हम कि दिग्गज भी हार चुके हैं, तो ये दिक्कत जो हारे हैं ये कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि हम इतने सालों से डटे हुए हैं, इतने सालों से हम विधायक भी हैं और हमने काम क्षेत्र में काम किया है, लेकिन जो योजना थी मुख्यमंत्री जी की योजना थी, लाडली बहना योजना थी, इसमें जो वोट प्रतिशत बढ़ा है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट वाला था। जैसे वोट प्रतिशत बढ़ता है, महिलाओं को वोट प्रतिशत आप देखिए कि इस बार सबसे ज़्यादा जो वोट प्रतिशत बढ़ा इस उज्जैन संभाग में सबसे ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश में अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो सेलाना में हुआ था। उस सेलाना से इस बार के ना निर्दलीय पार्टी यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी के जो प्रत्याशी थे वो जीत कर सामने आए, तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि प्रतिशत बढ़ा, लेकिन जनता जो थी वो भी जागरूक थी। जागरूक जनता थी ना। वोट किसको करना है ये जरूर था कि वोट किसको करना है, लेकिन कहाँ करना है ये तो मन बना के बैठे हुए थे कि कहाँ करना है, किसको देना है, आगे जाके किसका क्या बेनिफिट होना है, कहाँ। और राम मंदिर मुद्दा जहाँ बीजेपी लेकर आती थी, आने वाले समय में जहाँ देखने को मिल रहा है कि राम मंदिर का वापस हाँ वो होने वाला है, वो भी चीज़ें, और लोकसभा को लेकर भी जो तैयारियाँ थी, तो इसी का बेनिफिट कहीं बीजेपी को मिला है। कांग्रेस के जो नेता हैं, ऊपरी जो नेता बैठे हुए हैं, मैनेजमेंट में कहीं कमी देखने को इसमें मिलती है। बिल्कुल मैनेजमेंट में देखने को मिलती है। और इस बार अगर हम कांग्रेस की बात करें तो आलोट का एक विधानसभा है उज्जैन जिले में, और आलोट में तो कांग्रेस की स्थिति ये रही कि वो तीसरे नंबर पर रही। मतलब वहाँ पर ये कहें कि जो वहाँ के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे चिंतामन मालवी, वो तकरीबन 68,000 से अधिक वोटों से जीते। और आंकड़ा ये रहा कि जो दोनों प्रत्याशी थे कांग्रेस से ही दोनों प्रत्याशी कहे जा सकते हैं, क्योंकि प्रेमचंद गुड्डू जो हैं वो भी कांग्रेस से उनकी पृष्ठभूमि रही, और मनोज चावला, ये दोनों जो प्रत्याशी थे वो उनकी कांग्रेस से पृष्ठभूमि थी। और दोनों ही 68,000 तक ही वोट नहीं मतलब पहुंच पा रहे थे, क्योंकि यदि हम बात करें प्रेमचंद गुड्डू की तो उन्हें भी तकरीबन जो वोट मिलना थे और मनोज चावला को जो वोट मिलना थे, दोनों के आंकड़े अगर मिक्स कर लिए जाए तो वो 68,000 नहीं पहुंच पा रहे हैं। आलोट की हम बात करेंगे तो आलोट में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो थे 2 कैंडिडेट सामने थे वहाँ पे, तो ये जीत का अंतर जो 68,000 के लगभग 68 जो जा रहा है, जो 70 लाख के लगभग पहुँच रहा है, तो कहीं ना कहीं नुकसान वाला मैटर वहाँ जाके लगा है, जिस कारण से इतनी भारी जो जीत हुई है वो देखने में आ रही है कि ये नुकसान जो हुआ है आपसी जो खड़े हुए हैं कांग्रेस के, दोनों से नुकसान हुआ है। देखिए जीत तो दोनों की हुई, लेकिन दोनों कैंडिडेट 68,000 के आसपास का आंकड़ा भी मतलब पार नहीं कर, 68,000 की तो लीड है सिर्फ बीजेपी की। मतलब दोनों को मिला के भी आप बात करेंगे तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। तो मैनेजमेंट जो है कहीं ना कहीं वो भी तो देखने में आ रहा है कि आज बीजेपी का जो मैनेजमेंट है वो कोई तगड़ा था, क्योंकि जो लहर है, मोदी जी की लहर मान लें आप, शिवराज सिंह चौहान की लहर मान लें, उनकी योजनाओं की लहर मान लें आप, कांग्रेस जो है उनके पास मुद्दे नहीं थे, मुद्दे जो नहीं थे उस मुद्दे को कहीं ना कहीं भुना नहीं पाए, और जो बीजेपी के जो मुद्दे थे उनको कहीं तक ले नहीं पाई, और ये जो मामले थे स्थायी तौर पे उनको उठा नहीं पाई, तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल नहीं पाया कांग्रेस को, और इसी कारण से हार का मुँह देखना पड़ा वो। देखिए मालवा की बात तो हो गई, लेकिन अब बात अगर सबसे बड़ा सस्पेंस अगर मध्य प्रदेश में कहीं बना हुआ है तो वो है मुख्यमंत्री के नाम पर। अगर मुख्यमंत्री के नाम की बात करें तो हम इस समय मध्य प्रदेश में 4 से 5 ऐसे बड़े नाम हैं, जिसमें सबसे बड़े जो नाम है वो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, कि वो दोबारा फिर से मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो 4 ऐसे नाम हैं, वो चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो जो राष्ट्रीय महासचिव है भारतीय जनता पार्टी के, नयन सिंह तोमर हो जो कृषि मंत्री जो अभी कैबिनेट में थे मोदी जी की, प्रहलाद पटेल केंद्रीय मंत्री थे, और ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये ऐसे नाम हैं इनका कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की दौड़ में रेस में नाम है। लेकिन क्या लगता है किसका मुख्यमंत्री संभावित आपको लग रही है? देखिए रामेश्वर जी, मुख्यमंत्री जो बनना है वो तो ऊपर ही तय होगा, जहाँ भी वो दिल्ली में जो बैठे हैं, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हुए हैं, JP नड्डा जी बैठे हुए हैं, वो ही ये इनको तय करेंगे, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जहाँ तक लगता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा शिवराज सिंह चौहान ही होंगे, क्योंकि उनकी जो योजनाएं थी, लाडली बहना वाली अन्य योजनाएं थी, वो कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रही है। इसी का परिणाम है कि आज इतनी सीटें निकल कर आई है। और हम डिप्टी CM की बात भी इसमें कर लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आने वाले समय में मुख्यमंत्री के साथ में डिप्टी CM भी बनना तय है।
और चेहरा एक और सामने आ रहा है कि जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का चेहरा भी सामने आ रहा है, उनको भी दिल्ली तलब किया हुआ था। लेकिन लग रहा है कि डिप्टी सीएम भी मध्य प्रदेश में बनेगा, क्योंकि जितने चेहरे जीत के आए हैं, कैबिनेट मंत्री भी हैं या केंद्रीय मंत्री भी हैं, पूर्व जो मंत्री रह चुके हैं वो भी हैं, तो सभी को सेटल करना रहेगा। ये बहुत ही बड़ा एक मामला रहेगा जिसको मतलब मध्य प्रदेश में बीजेपी सेट करेगी, क्योंकि सभी को लग रहा है कि किसको मंत्री बनाए, किसको कैबिनेट मंत्री बनाए, किसको डिप्टी सीएम बनाए, किसको क्या करना है। कई विधायक ऐसे भी हैं जो मंत्री रह चुके हैं और हार भी गए हैं। जैसे नरोत्तम मिश्रा जी की हम बात करें तो गृह मंत्री रह चुके हैं और वो हार चुके हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं सेट करना रहेगा। तो इसलिए मैनेजमेंट तगड़ा है। तो अभी तो पहले तो मुख्यमंत्री पे बात जा रही कि रहेगा कौन, बनेगा कौन। तो शिवराज जी चौहान जो हैं अभी तो रहेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनकी जो योजना है उसी से मध्य प्रदेश में इतनी सीटें आई हैं और मोदी जी का जादू भी कहीं ना देखिए, इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बनेंगे या और कोई मुख्यमंत्री रहेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान जो वर्तमान में आया है, वो बयान ये था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो भोपाल छोड़कर दिल्ली नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि मैं भोपाल में रहूँगा और जब 2024 के जब चुनाव आएंगे तब 29 की 29 सीटें नरेंद्र मोदी जी के खाते में जो जिता के डालेंगे। और कहीं ना कहीं इससे साफ तौर पर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उनको कहीं ना कहीं ये इशारा है कि वो मुख्यमंत्री लोकसभा तक तो बने रहेंगे, उसके बाद ही तय होगा कि हालांकि मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथ में रहेगी। लेकिन ये तो तय हो चुका है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो मध्य प्रदेश नहीं छोड़ेंगे। हालांकि आने वाला समय बताएगा कि इन सब नेताओं का भविष्य किस ओर रहेगा, ये तो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन आगे भी अपडेट के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आगर लाइव। धन्यवाद।